गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। और अपना पंचायती राज चल रहा था, जिसमें से हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। हमने 5 आयोग भी पढ़ लिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी होगी राजस्थान पॉलिटी की। ठीक है। अपन ने मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो, स्थानीय स्वशासन सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का उदाहरण है। 1687 में मद्रास पहला स्थानीय निकाय बना था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसके संबंध में कानून लेके आया था। इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। तथा यह राज्य सूची का 5वें नंबर का विषय है। स्थानीय स्वशासन हम हमारे काम की दो है, पंचायती राज तथा नगरीय निकाय। पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत। तथा नगरीय निकाय में 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं कि बीकानेर ऐसी रियासत थी 1928 में जिसने पंचायती राज को वैधानिक मान्यता दी। पहली रियासत थी ऐसी। ठीक है। उस समय शायद जो इसके वो थे, राज शासक थे, वो थे गंगा सिंह। ठीक है। उसके अलावा 4 जो आरपीएससी की 2025 प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि अ, आजादी से पहले ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जहां पर उन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त थी? तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही। फिर उसके बाद चलते आगे, बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो नेहरू जी द्वारा चलाए गए थे वो असफल हो गए। तो उनकी असफलता का कारण जांचने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1955 में उन्होंने कुछ सिफारिशें दी। उन्होंने बोला कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने बोला त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए पंचायती राज में, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि जिला परिषद का अध्यक्ष, तो ये जिला परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए? कलेक्टर होना चाहिए। तो जो कार्यकारी निकाय है वो कौन होना चाहिए? पंचायत समिति होनी चाहिए। फिर उसके बाद आया के नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 में बगदरी गांव नागौर में ग्राम पंचायत समिति का उद्घाटन किया था। दूसरा ऐसा राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। पहला कौन सा था? राजस्थान बना। उसके बाद आता है अशोक मेहता समिति 1977, मतलब 20 साल बाद गठित होती है। वो बोलती है कि पीआरआईस को, मतलब पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए तथा इसे 2 स्तरीय व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जिला परिषद तथा मंडल पंचायत, और ये मंडल पंचायत 15,000 से लेकर 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जानी चाहिए। तथा एससी तथा एसटी को एपीआरआईज के चुनावों में आरक्षण देना चाहिए। तथा पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। लेखा परीक्षक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों को भी चुनाव में योगदान दिया जाना, मतलब भागीदारी करने के लिए छूट दी जानी चाहिए। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाना चाहिए तथा कलेक्टर के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, विकासात्मक तथा नियामकी कार्य। नियामकी कार्य में 2 कार्य आते हैं, जैसे कानून एवं शांति से संबंधित तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित मामले। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जीवी के राव समिति आती है, जिसे हम कार्ड समिति भी कहते हैं। इस समिति ने पंचायती राज संस्थानों को बिना जड़ की घास कहा तथा इसने सिफारिश की कि 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए: राज्य परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत। तथा इसने बोला एक जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा कलेक्टर के कार्यों को 2 भागों में बटाया, विकासात्मक कार्य तथा नियामकी कार्य। तथा इसने बोला कि जो चुनाव होगी, कार्यकाल होगा, वो 4 साल का होना चाहिए। पहले एलन सिंघवी समिति बनती है। एलन सिंघवी 1986 में बनती है। ये बोलते हैं कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। वही त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसके नाम चले आ रहे हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तथा इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होना चाहिए। फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग गठन होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए तथा विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। तथा इसके बाद केंद्र में थुंगन समिति भी गठित हुई। उसके बाद गॉडगिल समिति भी गठित हुई। उसके बाद राज्यों में समितियां गठित हुई। राजस्थान में एक तो हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963, सदिक अली समिति 1964 तथा गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, हरलाल सिंह खर्रा 1990, ये पंचायती राज मंत्री भी रहे हुए हैं। अरुणा कुमार समिति 1996। फिर उसके बाद कटारिया समिति 2009 में गठित हुई। इसमें 5 ऐसे विषय थे जो कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राजों को स्थानांतरित किए जाने चाहिए। उसमें कृषि था, प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक कृषि थी, महिला एवं बाल विकास था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता था। तो वीएस व्यास समिति ने इसे बोला कि ग्राम सचिवालय की भी स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की साइड। ठीक है, सब बोल रहे हैं संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसकी पहल सबसे पहले राजीव गांधी जी करते हैं। वो लाते हैं 64वां संविधान संशोधन। लेकिन क्या होता है, किसी भी कारणवश ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। 64वां संविधान संशोधन 1983 द्वारा संविधान दर्जा देने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। फिर उसके बाद पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा है
को 73वें संविधान संशोधन 1993 के थ्रू दिया गया। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो कौन से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति ने इस पर कब सिग्नेचर किए, तो 20 अप्रैल 1993। ठीक है। भारत सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन कब किया गया, तो 23 अप्रैल 1993। इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए सर्वप्रथम प्रयास 64वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, लेकिन वो सफल नहीं होता है। तो उसके बाद 73वां संविधान संशोधन आता है, जिनके द्वारा पीआरआई संस्थानों को, संवैधानिक निकायों को, सॉरी पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक निकाय बनाया गया, तथा राष्ट्रपति द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति 20 अप्रैल 1993 को की गई, तथा भारत सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन 23 अप्रैल 1993 को किया गया। इसलिए 23 अप्रैल को पंचायती इसलिए 23 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप जब तक। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा इसका क्रिया, राज्य सरकार द्वारा इसका इसी कानून का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, देखो पहले 1991 में, ये 1993 में पंचायती राज कानून राजस्थान में थे ही, तो वापिस ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसको वापिस लागू किया 24 अप्रैल 1994। ठीक है। जैसे देखो कब भारत में कब लागू हुआ, 23 अप्रैल 1993। उसके फिक्स एक साल बाद 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में यह लागू होता है। प्रथम राज्य जिसने यह संविधान लागू किया वो कौन सा था, कर्नाटक। कौन सा नाटक, कर्नाटक। ठीक है। प्रथम राज्य जिसने पीआरआई का इलेक्शन करवाया वो कौन सा था, वो था एमपी, मध्य प्रदेश। कौन सा था, मध्य प्रदेश। तथा राजस्थान में इसमें जो पहले चुनाव हुए थे, राजस्थान में पीआरआई के पहले चुनाव वो कब हुए थे, 1995 में हुए थे। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन कब करवाया गया, 24 अप्रैल 1994 को करवाया गया। पहला ऐसा राज्य जिसने पीआर, ये संशोधन, संविधान लिखा हुआ है संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन था उसको लागू किया वो कौन सा राज्य था, कर्नाटक था। तथा प्रथम राज्य जिसने पीआरआई के इलेक्शन करवाए थे वो कौन सा था, एमपी था। तथा राजस्थान सरकार ने पहली बार पीआरआई के चुनाव कब करवाए, 1955 थे। जब मैं वो पढ़ाता हूँ कि सैक, राज्य निर्वाचन आयोग, तब मैंने बताया होगा आपको कि पहली बार चुनाव कब होते हैं, 1960 में होते हैं। अब तक 11 बार हो चुके हैं, तथा लास्ट 2020 में हुए थे। और मैं ये क्या कह रहा हूँ कि राजस्थान में पीआरआई के चुनाव पहली बार 1995 में हो रहे हैं। दो बात कैसे हो गई। मैं ये कह रहा हूँ 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद जब पहली बार चुनाव हुए तब वो कब हुए, 1995 में हुए, वरना पहली बार तो 1960 में ही हो चुके थे। ठीक है, समझ में आई ये बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि पीआरआई कैसी संस्था है, मतलब कथन आते हैं 3-4 के। पीआरआई संवैधानिक संस्था है, पीआरआई संवैधानिक या वैधानिक संस्था है। पीआरआई कैसी है, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था मैंने क्या बोला है, ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी, तो उसमें हम भाग पढ़ते हैं, तो जो 9वें नंबर का भाग है उसका टाइटल है पंचायत। उसमें यह दिया हुआ है आर्टिकल 243 के अंतर्गत ये जाते हैं। आर्टिकल 243 ए, बी, सी, ए से ओ तक शायद मेरे ख्याल से। ठीक है। नई अनुसूची मतलब 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई पंचायती राज के लिए, जिसमें 29 विषयों को जोड़ा गया था।
तथा अनुच्छेद ये 243 से लेके 243 ओ, ये वो मैं बोल रहा था 243 से लेके ओ तक। हाँ तो ठीक है, पीआरआई का उल्लेख कहाँ तक है? संविधान में आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक इसका उल्लेख है। नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी जिसमें 29 विषयों को ट्रांसफर किया गया था तथा नया भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पीआरआई संस्थानों का गठन, मैंने बोला कि 3 स्तर होते हैं इसके। कौन कौन से? जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत। ठीक है, बात चल रही है कि एक पंचायत या एक स्तर पे कितने वार्ड हो सकते हैं और कितनी जनसंख्या पे वार्ड होंगे। तो अगर 4 लाख की जनसंख्या है, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, 4 लाख की जनसंख्या है, तो और पंचायत समिति में 1 लाख। ठीक है, 17 वार्डों का गठन किया जाएगा, 15 वार्डों का गठन किया जाएगा। अगर मेरे को कोई अतिरिक्त वार्ड गठन करना है तो 2 वार्ड गठन कर सकता हूँ। कितनी जनसंख्या पर? 1 लाख की जनसंख्या पर। ये अभी मैं समझाऊंगा। इसमें भी 2 वार्ड गठित कर सकता हूँ मैं, शायद मेरे ख्याल से 15,000 की जनसंख्या। ठीक है, पीएराइज का गठन, संस्था जिला 3 स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत। इसमें न्यूनतम जनसंख्या अगर 4 लाख है तो मिनिमम मिनिमम 17 वार्डों का गठन किया जाएगा तथा 2 वार्ड जिसमें 1 लाख, मतलब अगर मेरे को मान के चलो 4 लाख, फिर मेरी जनसंख्या 5 लाख हो जाती है जिला परिषद पे। तो अपन क्या करेंगे कि 2 वार्ड एक्स्ट्रा गठित कर देंगे, जैसे 17 वार्ड है तो उसको घटा के क्या कर देंगे, उसको हम बढ़ा के 19 कर देंगे। ठीक है, इस ऐसे इसमें 1 लाख वार्ड 15 होंगे तथा अगर जनसंख्या 15,000 बढ़ जाती है, जैसे 1,15,000 जनसंख्या हो जाती है तो 2 वार्ड बढ़ जाएंगे, जैसे 15 थे तो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। ठीक है, इसी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में क्या, 3,000। ठीक है, 3 से 5,000 तक लगभग 9 वार्ड होते हैं। इसमें कितने वार्ड होते हैं? 9 वार्ड होते हैं। ठीक है, सॉरी, मिनिमम न्यूनतम लिख रहे हैं ना हम, तो 3,000। अरे यार ये, एक सेकंड, फिर ये हरकत करने लगे। 1,000। ठीक है, 3,000 तक बाढ़ गठित किए जाएंगे तथा पर 1,000 की जनसंख्या पर 2 बार एक्स्ट्रा गठित किए जाएंगे। ये के लिखता हूँ ना, के का मतलब यही होता है 1,000। ठीक है, 13 संस्थानों में 3 संस्थाएं, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत। न्यूनतम जनसंख्या अगर 17 लाख, वो सॉरी 17 लाख, 4 लाख है तो बाढ़ कितने गठित होंगे, 17 होंगे। अतिरिक्त बाढ़ अगर 1 लाख की जनसंख्या एक्स्ट्रा है, जैसे मान लो 6 लाख की जनसंख्या है, तो कितने बाढ़ गठित होंगे, 4 लाख बाढ़ गठित होंगे। कितने होंगे, मतलब 1 लाख पर हम दो बाढ़ एक्स्ट्रा गठित कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर 4 लाख की जनसंख्या तक 17 होंगे, जैसे मान के चलो जनसंख्या है 4,80,000। ठीक है, तो क्या एक्स्ट्रा वार्ड गठित होंगे कि नहीं होंगे? फिर तो वार्ड कितनी रहेंगे, 17 रहेंगे। पूरी 1 लाख संख्या एक्स्ट्रा है तो 2 वार्ड एक्स्ट्रा गठित कर दिए जाएंगे। ऐसे इसमें 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड गठित होंगे, अर्थात अगर 15,000 एक्स्ट्रा जनसंख्या है, जैसे मान के चलो 1,15,000 है तो 2 वार्ड एक्स्ट्रा, 1,30,000 है तो 4 वार्ड एक्स्ट्रा, मतलब। ठीक है, ऐसी ग्राम पंचायत में मिनिमम मिनिमम 3,000 जनसंख्या है तो 9 वार्डों का गठन किया जाएगा तथा अगर 1,000 जनसंख्या, जैसे 4,000 जनसंख्या हो जाती है तो वो 2 वार्ड एक्स्ट्रा गठित कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अनुच्छेदों तक। मैं आपको आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पढ़ाऊंगा। आपको हर पर आर्टिकल याद करना पड़ेगा, इस आर्टिकल में ये चीजें दे रखी हैं, क्योंकि वो सीधा पूछता है, मिलान और करवाता है सीधा। ठीक है, अनुच्छेद
243 में परिभाषा दे रखी है, क्या है ग्राम सभा, क्या है पंचायत समिति, ये सारी चीजों की क्या दे रखी है, परिभाषा। वो पूछेगा कि परिभाषा किस में दे रखी है, तो आप बोलना किसमें दे रखी है, आर्टिकल 243 में इसकी परिभाषा दे रखी है। ठीक है, 243 में क्या दे रखा है, ग्राम सभा का गठन दे रखा है। वो ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है, जैसे मान के चलो आपका गांव है, एरिया है, जैसे मैं राजा खेड़ा से हूँ, ठीक है, कि किसी गांव से हूँ, ठीक है, उस गांव में उसकी जो मतदान सूची होगी, उसमें जो जो व्यक्ति का नाम लिखा होगा, जो जो वोट कर सकता है, वो सभी क्या होंगे, ग्राम सभा के मेंबर होंगे। कौन होंगे, ग्राम सभा के मेंबर होंगे। तो आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। संरचना मतलब उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, तो ग्राम सभा के क्षेत्र समस्त पंजीकृत मतदाता, मतलब जो वोट देने के लिए जिन जिन लोगों का नाम उस मतदान सूची में, वहां की मतदान सूची में अंकित है, वो सभी इसके ग्राम सभा के कौन होते हैं, सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन बनता है, मतलब इस ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन बनता है, या तो सरपंच बनेगा, या उप सरपंच बनेगा, या ग्राम स्तर पर या ग्राम स्तर पर सचिव, ग्राम सभा सचिव होता है। ठीक है, ठीक है, जो सचिव होगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन बैठक होगी उस टाइम पे कौन, सरपंच, उप सरपंच या बीडीओ बनेगा। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक सरपंच, उप सरपंच, बीडीओ। वर्ष में 2 बार बैठक का प्रावधान है। कितनी बार बैठक का प्रावधान है, 2 बार बैठक का प्रावधान है। लेकिन राजस्थान में 4 बार बैठक होती है। बैठक होती है 4 बार। जैसे कंपलसरी तो 2 है, लेकिन राजस्थान में कितनी बार होती है, 4 बार होती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई। चारों डेट लिखना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई। बाकी की 3 डेट तो याद हो जाएंगी। 1 मई, 1 मई को क्यों होती है, 1 मई को मजदूर दिवस होता है, इसलिए 1 मई को भी राजस्थान में बैठक होती है। टोटल कितनी बैठक होती है, 4 बैठक होती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति या कोरम कब माना जाएगा, जब 1/10 सदस्य होंगे। गणपूर्ति या कोलम क्या होता है, वह न्यूनतम संख्या जब वो उपस्थित हो तो ही आगे की मीटिंग की जाती है, उसे गणपूर्ति या कोलम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्राम सभा की कोई मीटिंग हो रही है और उसमें गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/10 सदस्य। मतलब जैसे कि किसी ग्राम सभा में 100 लोग आते हैं, तो उसकी मीटिंग तभी चालू होगी जब 11 लोग होंगे। ठीक है, 1/10, 100 का 1/10 कितना होता है, 10 होता है, और तो उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, ये आ गया। आर्टिकल 243 में क्या दे रखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल 243 ए में क्या दे रखा है, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान दे रखा है। संरचना क्या है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में समस्त पंजीकृत मतदाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 18 साल से एक छोटा व्यक्ति है, वो सॉरी व्यक्ति कह रहा हूँ, बच्चा है, तो वो नहीं माना जाएगा ग्राम सभा का सदस्य। वही जो मतदान सूची में जो वोट देने जाएगा वो व्यक्ति माना जाएगा। अध्यक्ष कौन बनेगा, सरपंच बनेगा, उप सरपंच बनेगा, या ग्राम ग्राम सभा सदस्य, ग्राम सभा सदस्य, मतलब उन्हीं में से कोई एक सदस्य मान लिया जाएगा, उसको अध्यक्ष बना देंगे। और बैठक कौन करता है, करवाता है, सरपंच करवाता है, उप सरपंच करवाएगा या बीडीओ करवाएगा। ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। वर्ष में कितनी मीटिंग अनिवार्य है, मतलब ये चीजें तो, इतनी मीटिंग तो होनी होगी ही होंगी। तो कितनी है, 2 मीटिंग है। लेकिन राजस्थान में कितनी मीटिंग है, तो 4 मीटिंग है। कौन कौन सी, 26 अगर वो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, राजस्थान में फर्स्ट ग्राम सभा जो स्थापित हुई थी वो कौन सी थी, मुहाना, जयपुर। किस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार के समय, राजस्थान की इस एसी को कम करना यार। राजस्थान की फर्स्ट ग्राम सभा मुहाना, जयपुर का उद्घाटन अशोक गहलोत सरकार के समय पे हुआ था। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में भी ग्राम सभा का प्रावधान है, मतलब पंचायती राज एक्ट आया था 1994 में। उसमें जो धारा थी 8 ए, उसमें ग्राम सभा का उल्लेख है। 8 ई, इसमें ग्राम सभा के कार्यों का उल्लेख है। वो पूछ सकता है ग्राम सभा के कि 1994 की धारा कौन सी में ग्राम सभा का उल्लेख है, तो 8 ए में, तथा उसके कार्यों का उल्लेख किसमें, 8 ई में उसकी कार्यों का उल्लेख है। अपने काम का नहीं है, उसके कार्य क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, बस वही कि जैसे कोई स्कीम चलती नहीं है सरकार की, तो उसमें जो लाभार्थी होते हैं उनकी पहचान करना,
ठीक है, सरकार को उन पहचान करके सरकार को बताना कि ये लाभार्थी है, तथा अपने लिए योजनाएं बनाना, तथा जो जैसे मनरेगा में काम होता है ना, तो उसका जो जांच मतलब उसकी काम सही हुआ या पूरा हुआ, वो सब भी कौन करते हैं? ग्राम सभा के लोग ही करते हैं। यही कार्य होते हैं छोटे मोटे, सामाजिक अंकेक्षण करना, ये सारी चीजें होती है। तो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान 2011 में हुआ। कब हुआ? 2011। एक बार वापिस पढ़ते हैं अपन। यहाँ से पढ़ते हैं। ये पीआरएल का गठन 3 स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत। अगर 4 लाख की जनसंख्या है तो 17 वार्डों का गठन होगा, और 1 लाख एक्स्ट्रा मतलब लाख पर 2 वार्डों की संख्या बढ़ाती चले जाएंगी। ऐसी पंचायत समिति में अगर 1 लाख की जनसंख्या है, 15 वार्डों का गठन होगा, और 15,000 पर 2 वार्ड बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे ही ग्राम पंचायत में 3,000 की जनसंख्या पर 9 वार्डों का गठन होगा, और 1,000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ाते चले जाएंगे हम। ठीक है, उसमें आर्टिकल 243 में परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख हो रखा है। संरचना में क्या होता है? उस क्षेत्र में, उस निर्वाचन मतदान सूची में उल्लेखित प्रत्येक व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच होगा, उप सरपंच होगा, या ग्राम सभा का कोई व्यक्ति चुन लिया जाएगा। या वो बैठक कौन करवाता है? सरपंच करवाता है, उप सरपंच करवाता है, या बीडीओ करवाता है। वर्ष में 2 बार बैठक का प्रावधान है। ग्राम सभा की गणपति या कोरम कब मानी जाएगी? जब 1/10 सदस्य होंगे। ठीक है, वैसे राजस्थान में कितनी बैठकें होती हैं? 4 बैठकें होती हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, और 1 मई। ये 4 बैठकें होती हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान कब हुआ? 2011 में इसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान हुआ। पंचायती राज की फर्स्ट ग्राम सभा हमने कहाँ घोषित की थी, मतलब बनाई थी? तो अशोक गहलोत सरकार में, मुहाना जयपुर में बनाई गई थी। तो पंचायत जो ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1994 है, उसमें ग्राम सभा का उल्लेख किसमें मिलता है? 8 ए में मिलता है। और 8 ई में क्या मिलता है? उसके कार्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 बी। हम देखते आ रहे हैं कि ये समितियां इसकी सिफारिश करती है, ये समिति इसकी इतनी स्तर की व्यवस्था का सिफारिश कर रही है। और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई। इसमें जिला परिषद जिला परिषद होगी पहले स्तर पे। ठीक है, दूसरे पे पंचायत समितियां होंगी, तीसरे पे ग्राम पंचायत होगी। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई जाएगी, और ये अपनाना अनिवार्य है। लेकिन आर्टिकल 243B2 में ये दे रखा है, अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो, अगर 20 लाख से कम कम जनसंख्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने के लिए छूट दी गई है। अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है, तो उनकी मर्जी है कि वो अपनाना चाहते हैं या नहीं अपनाना चाहते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था 3 स्तर: जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 43 पंचायती राज संस्थानों का गठन। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, अपन को पता ही है। इसमें जो सदस्य होंगे, इसमें जो सदस्य होंगे, इनका चुनाव होगा, वो कैसे होगा? प्रत्यक्ष तरीके से होगा। लिखना है इसमें, ये लाइन लिखना कि पंचायती राज संस्थानों के गठन के समय जो भी सदस्यों का चुनाव होगा, वो किस तरीके से होगा? प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाएगा सभी सदस्यों का। लेकिन देखो, राजनीतिक प्रमुख होते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कर रहा था मैं। देखो, जिला परिषद होगी, और पंचायत समिति। ठीक है, इन दोनों का। ये जो राजनीतिक प्रमुख होंगे, देखो लाइन लिखना, एग्जैक्ट लाइन लिखना कि जो जिला परिषद और जो पंचायत समिति है, इनके जो राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? वैसे राजनीतिक प्रमुख, देखो इसका होता है तो जिला प्रमुख होता है इसका तो, और इसका कौन होता है? उप जिला प्रमुख। ठीक है, इसका कौन होता है? प्रधान होता है। और इसका उप प्रधान।
ये दोनों ये है ना, ये 4 लोग, ये राजनीतिक प्रमुख, जिला परिषद के राजनीतिक प्रमुख, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख तथा पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुख, प्रधान तथा उप प्रधान, इनका चुनाव तो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। मतलब जिला परिषद में जो वार्ड है, जैसे 17 वार्ड है, उनमें जो सदस्य खड़े होंगे, उनका चुनाव तो प्रत्यक्ष तरीके से होगा। मैंने 17 लोगों को चुन लिया, मतलब वहां की जनता ने, जिला की जिला परिषद बनी हुई है, उसमें 17 वार्ड है, तो उस 17 वार्ड में से एक एक व्यक्ति को जनता ने चुन लिया। तो वो 17 लोग मिलके उनमें से कोई एक जिला प्रमुख चुनेंगे तथा उप जिला प्रमुख चुनेंगे। तो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव किस प्रकार से हुआ? प्रत्यक्ष तरीके से हुआ। किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। लेकिन जो सदस्य का चुनाव था, वो कैसे हुआ? प्रत्यक्ष तरीके से हुआ। ऐसे ही प्रधान, इस पंचायत समिति में कितने वार्ड होते हैं? टोटल 15 वार्ड होते हैं। अगर 1 लाख की जनसंख्या है तो उन 15 लोगों में से, वो 15 लोगों में से एक व्यक्ति चुना जाएगा, वो होगा प्रधान, और एक उप प्रधान होगा। वो किस प्रकार से चुने गए? वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए। ऐसे ही ग्राम पंचायत होती है, ठीक है? इसके प्रमुख कौन होते हैं? सरपंच और उप सरपंच। इनके चुनाव किस प्रकार से होंगे? प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे? वो कौन डिसाइड करता है? वो राज्य विधानमंडल को, राज्य विधान मंडल। कौन डिसाइड करता है? राज्य विधान मंडल डिसाइड करती है। मैंने आपको बताया था कि राज्य विधान मंडल में 2 चीजें आती हैं, विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है। लेकिन भारत में 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार व यूपी। उनके अलावा और किसी जगह पर विधान परिषद नहीं पाई जाती है। तो वहां पर विधानमंडल का मतलब क्या है? विधानसभा। जैसे हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं पाई, वो सॉरी, विधान परिषद नहीं पाई जाती है, तो हमारे हमारे यहाँ विधानमंडल का अर्थ क्या है? विधानसभा। तो विधानसभा जैसे कानून बना देगी या जो भी एक्ट बनाएगी, तो हमारे यहाँ तो क्या है, इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष तरीके से होता है। मतलब जनता ही चुन लेती है सरपंच को, और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है? अब समझ में आई ये चीज। जिला प्रमुख का चुनाव किस प्रकार से होगा? और उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष, मतलब जनता पहले प्रतिनिधि चुनेगी और वो प्रतिनिधि अपने में से कोई एक जिला प्रमुख या उप जिला प्रमुख चुन लेगी। ऐसे ही प्रधान और उप प्रधान में भी यही नीति अपनाई जाती है। तथा ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके, मतलब सरपंच प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा, और उप सरपंच, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। लेकिन प्रत्येक जिले में, वो प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी है। वो कौन डिसाइड करता है? तो राज्य विधानमंडल अपने द्वारा कुछ कानून या नियम बनाती है। उनके द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि उनमें जो ग्राम स्तर के, जो ग्राम पंचायत के प्रमुख है, वो किस प्रकार से चुने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 243D आरक्षण। ठीक है, SC ST, इनको आरक्षण दिया जाएगा जनता के अनुपात में, मतलब उनकी पब्लिक कितनी है। जैसे एक राज्य है जिसमें जनसंख्या 100 है, और उसमें मान के चलो SC ST के लोग रहते हैं 30, तो उन्हें किस अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा? 35%। ठीक है, जनता के अनुपात में क्या दिया जाएगा? उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं को आरक्षण 1/3 दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में क्या है? राजस्थान में महिलाओं पे ज्यादा खुश है, इसलिए राजस्थान ने क्या कर दिया है? 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। जैसे कि थर्ड ग्रेड L1 में दिया जाता है ना महिलाओं को 50% आरक्षण, वैसे ही पंचायती राज के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण 1/3। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें तो कंपलसरी कितना किया गया है? 1/3 किया गया है। लेकिन राजस्थान ने अपना खुद का एक एक्ट में थोड़ा संशोधन करके अपना एक्ट में क्या किया है? 50% आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही OBC को आरक्षण 27% दिया गया है। ये कब से दिया गया है? 1999 से दिया गया है। ठीक है, और महिलाओं ये 50% आरक्षण महिलाओं
2010 से दिया गया है। ठीक है, 243D में क्या है, आरक्षण है। एससी एसटी को जनता के अनुपात में दिया जाएगा। महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण कंपलसरी किया गया है, लेकिन राजस्थान में 2010 से 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है, तो चुनाव में दिया जाता है। तथा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है 1999 से। तथा 243 में क्या है, इसका कार्यकाल दे रखा है, कितना कार्यकाल है इसका, 5 साल। यदि उपचुनाव करवाए जाते हैं तो वह 6 महीने के अंतर्गत ही करवा लिए जाने चाहिए। ठीक है, 243 बी से ही पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 243 बी 1 में क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था बना अपनानी पड़ेगी, यह उनका अनिवार्य प्रावधान है। त्रिस्तरीय का जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम सभा। तथा 243 बी 2 में क्या, 20 लाख से अधिक कम जनसंख्या है किसी राज्य की, तो वह त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने के लिए बिल्कुल भी उसको क्या दी हुई है, छोड़ दी हुई है। फिर उसके बाद चलता है 243 सी में, पंचायती राज संस्थानों का गठन कैसे होता है, उनकी जो सदस्य चुने जाएंगे वो कैसे होंगे, प्रत्यक्ष एक तरीके से समझाना। मान के चलो, ये क्या है, एक जिला है। ठीक है, इसमें क्या है, बाढ़ बनाता हूँ मैं। ठीक है, कितने बाढ़ बने हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, मान के 15 कर ही देता हूँ, 13 14 15। मान के चलो ये क्या है, पंचायत समिति है, एक पंचायत समिति है, वहां पर 15 वार्ड गठित हुए हैं। अब जनता क्या करेगी, इनमें वोट करेगी। ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति आएगा, यहाँ से एक व्यक्ति आएगा, यहाँ से एक आएगा, ऐसे टोटल कितने व्यक्ति आएंगे, 15 व्यक्ति आएंगे। कितने, 15 व्यक्ति आएंगे। तो इन 15 लोगों का चुनाव कैसे किया जनता ने, फिक्स तरीके से किया, कि खुद वोट दिया, उसी व्यक्ति को वोट दिया और वो बन गया। ठीक है, अब ये 15 लोग व्यक्ति क्या करेंगे, अपने में से कोई एक व्यक्ति चुनेंगे प्रधान, एक व्यक्ति चुनेंगे उप प्रधान। अब ये जनता ने वोट दिया गया इन इन लोगों को, नहीं, किसने दिया, इन लोगों को दिया। और इन लोगों को किसने दिया, जनता ने दिया। तो किस प्रकार से चुने गए, ये प्रत्यक्ष तरीके से चुने गए। ठीक है, अब आया समझ में। तो ऐसे ही सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होगा, प्रत्यक्ष तरीके से होगा। लेकिन इनके जो प्रमुख हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति, इनके जो प्रमुख हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। लेकिन ग्राम पंचायत के जो प्रमुख है, सरपंच और उप सरपंच, उनके चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष, वो कौन डिसाइड करेगा, वो राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगी। और राजस्थान में सरपंच के चुनाव किस प्रकार से होते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, मतलब जनता सीधे ही सरपंच को चुनती है। 243D में क्या है, आरक्षण दे रखा है, एससी एसटी को उनके अनुपात में दिया जाएगा, मतलब जितनी उनकी जनसंख्या है उस अनुपात में उन्हें क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा। इसमें राजस्थान में 2010 में 50% आरक्षण कर दिया गया, तथा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, और यह आरक्षण 1999 से दिया जा रहा है। तथा 243E में क्या है, कार्यकाल दे रखा है कि 5 साल में चुनाव होंगे, तथा उपचुनाव होंगे, वो क्या होंगे, 6 महीने के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 243F में क्या है, योग्यता, 3 ही योग्यता है। एक तो स्थानीय मतदान सूची, क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति का उसी स्थानीय मतदान सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, एक 21 साल पूरी कर ली हो उसने, 21 साल पूरी कर ली हो, तथा घर में क्या बना हो, शौचालय बना हो, बाहर रखने नहीं जाता हो। ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या योग्यता दी हुई है, एक तो स्थानीय मतदान सूची में उसका क्या हो, नाम हो, तथा 21 साल उसने पूरी कर रखी हो, तथा उसको उसके घर में क्या बना हो, शौचालय बना हुआ हो। लेकिन इसकी अयोग्यता भी डिसाइड की गई है। ठीक है, 27 नवंबर 1995 के पश्चात
यदि 2 से अधिक संतान हैं, कितने? देखो, 27 नवंबर 1995 के बाद यदि कि उस व्यक्ति की 2 संतान हो रखी हैं और वो एक और कर लेता है, तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उसे जुड़वा होते हैं, तो वो एक ही संतान माना जाएगा। अगर उसका संतान विकलांग होती है, तो वो ये 2 संतानों में गिना नहीं जाएगा, ठीक है? जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है जिसकी एक संतान होती है, एक तो सही सलामत होती है, एक होती है विकलांग, ठीक है? तो उसकी कितनी संतानों को गिना जाएगा? एक ही संतान को गिना जाएगा, ठीक है? तो 27 नवंबर 1995 के बाद किसी व्यक्ति की अगर 2 संतानें हैं, तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 के बाद होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए। या देखो 2014 में जब क्या किया था, इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को निर्धारित कर दिया गया था कि इतनी-इतनी तो होनी चाहिए। अगर फिर क्या हुआ, फिर बाद में आके 2018 में उस आधार को हटा दिया गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी शैक्षिक योग्यता हो, कोई भी लड़ सकता है, ठीक है? ठीक है? पोषित व्यक्ति, कुष्ठ रोग से रोग ग्रसित व्यक्ति, कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति व्यक्ति भी क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है, ठीक है? क्या-क्या योग्यताएँ हैं? इस योग्यता तो ये 3 है, ये तो क्या है, अयोग्यता नहीं है, मतलब ऐसे-ऐसे व्यक्ति होंगे तो जो अयोग्य हो जाएँगे, ठीक है? क्या-क्या योग्यता है? स्थानीय मतदान सूची में नाम हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तथा उसके घर में क्या हो, शौचालय बना हुआ हो, तथा 27 नवंबर 1995 के बाद उसकी 2 संतानें से अधिक संतानें ना हो, तथा इसकी एक शैक्षणिक योग्यता बीच में निर्धारित की गई थी, लेकिन वो 2019 के बाद हटा दी गई। तथा राजस्थान में क्या है, कुष्ठ रोग का व्यक्ति, ये 2018 से कुष्ठ रोग 2018 के बाद ये नियम निकाला था कि अगर व्यक्ति कुष्ठ रोग से भी ग्रसित है, तो भी वह चुनाव लड़ सकता है। तथा 2000 में यही था कि दिव्यांग, 2018 में ये भी कर दिया कि दिव्यांग जो बच्चा होगा, उसको क्या है कि उसमें गिना नहीं जाएगा, ठीक है? तथा कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मृत्यु भोज में अपराधी पाया गया है, मतलब जैसे कि मृत्यु भोज जो 13 दिन बाद होता है, जैसे कि किसी का दादा खत्म हुआ और उसने मृत्यु भोज पार्टी रख दी और किसी व्यक्ति ने उसकी शिकायत कर दी, तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या नहीं कर सकता? चुनाव नहीं लड़ सकता। देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि कुछ बातें होती हैं जो मन में आती है, वो आप बोल नहीं सकते कि ये वीडियो फिर हमेशा रहेगी, कोई भी काट के कुछ भी कर सकता है। वरना ऑफलाइन होता तो किस्सा सुनाता फिर आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। 243 जी, इसमें क्या है, पंचायती राज संस्थानों के कार्य की क्या-क्या कार्य करेगी? कार्यक्रम, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास से सामाजिक न्याय मतलब कि सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो। कैसे मिलेगा? कि सबका बराबर-बराबर विकास किया जाए, जिसके पास कुछ चीज़ें नहीं है तो वो उपलब्ध करवाई जाए। वही सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास किया जाए, तथा उसके संबंध में क्या बनाए जाने चाहिए? कार्यक्रम बनाएँ, ठीक है? फिर उन कार्यक्रमों को बना के देखना है कि नहीं, उनको क्रियान्वयन मतलब उनको लागू भी किया जाए। 243 जी में क्या दे रखा है कि पंचायती राज संस्थानों के कार्य दे रखे हैं। देखो मैं बोलता हूँ 243 में क्या दे रखा है, परिभाषा दे रखी है। 243 ए में क्या दे रखा है, ग्राम सभा दे रखी है। 243 बी में क्या, त्रिस्तरीय व्यवस्था दे रखी है। 243 सी में क्या, पंचायती राज संस्थानों के गठन का प्रावधान दे रखा है। 243 डी में क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। 243 ई में क्या दे रखा है, तो कार्यकाल दे रखा है। 243 एफ में क्या दे रखा है, तो क्या-क्या योग्यताएँ होंगी। 21 वर्ष मतदान सूची में, उसकी स्थानीय मतदान सूची में उसका नाम हो, ये नहीं कि मैं राजस्थान से खड़ा हो रहा हूँ और केरल की मतदान सूची में मेरा नाम है, ऐसे नहीं, ठीक है? और उसके घर में शौचालय बना हुआ होना चाहिए। 2018 में ये प्रावधान किया गया कि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति भी इस चुनाव लड़ सकता है, तथा दिव्यांग बच्चे को उसमें बच्चे में नहीं गिना जाएगा। और 27 नवंबर 1995 के बाद पैदा होने वाले 2 से अधिक संतान वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।
243 जी में क्या दे रखा है, तो संस्थानों पंचायती राज संस्थानों के क्या दे रखे हैं, कार्य दे रखे हैं, क्या सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रम बनाएंगी तथा उसका क्रियान्वयन भी करेगी। 243H इसमें वित्तीय स्रोत दे रखे हैं कि पंचायती राज संस्थानों के जो तीनों स्तरों पर जो संस्थाएं बनी हुई है उनको पैसा कहाँ पे आएगा, कहाँ से आएगा, एक सेकंड, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। कुछ कर होंगे जो कि क्या करेगा, राज्य विधानमंडल क्या करेगी, निर्धारित करेगी, जैसे पथ कर हो गया, बाजार कर हो गया, मेला कर हो गया, ये क्या पीएचआरए जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ये कर लगा सकती है। ये कौन डिसाइड करेगी, राज्य विधानमंडल की डिसाइड करेगी। देखो मैं वैसे मैंने ये बताया, आपको वापस बताता हूँ। विधानमंडल ये क्या राज्य में होता है, केंद्र में नहीं होता है। विधानमंडल में दो चीजें होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन राजस्थान में क्या है, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में राज्य विधानमंडल का मतलब सीधा सीधा क्या है, राज्य विधानसभा। तो जो भी वो डिसाइड करेगी उस वो कर वो लगा सकती है। धन का आहरण, आहरण मतलब निकालना, कि धन कब निकाल सकते हैं। ये राज्य के कोष होते हैं तीन, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि या ग्राम पंचायत निधि। इनमें से कब कौन कौन व्यक्ति कोष निकाल सकता है, पैसा निकालना है तो मेरे को, जैसे कि मुख्य सूचना अधिकारी और लेखा अधिकारी, इन दोनों के सिग्नेचर होंगे तो जिला परिषद निधि से क्या निकाला जा सकता है, पैसा निकाला जा सकता है। पंचायत समिति निधि में क्या होता है, जो प्रधान होता है वो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास वो सॉरी ब्लॉक विकास अधिकारी जो होता है, वो क्या कर सकता है, पंचायत समिति से अगर पैसा निकालना है तो अकेला प्रधान नहीं निकाल पाएगा, उस प्रधान के भी सिग्नेचर होते हैं और बीडीओ के भी सिग्नेचर होते हैं। ऐसे ही ग्राम पंचायत निधि में क्या होता है, और सरपंच होता है और वीडियो होता है, उन दोनों के सिग्नेचर होते हैं, तभी उसमें से पैसा निकलता है। वी फॉर्चूनर आती है, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, वित्त आयोग। देखो ज्यादा हो जाएगा, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, ये गला बंद हो रहा है मेरा। इससे आगे के हम पढ़ेंगे, और इतनी की पीडीएफ में डलवा दूंगा पीआरआई की। इससे पहले भी एक पार्ट आ रखा है, वो भी देख लेना, पांचों आयोग आ रखे हैं, उसकी प्ले लिस्ट बनी होगी, वो देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।